नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसको फाई से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक स्केलर क्वांटिटी है। अब इसके बारे में समझें कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक ऐसी क्वांटिटी है या इसको ऐसी प्रॉपर्टी कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो हमें इस बात की इंफॉर्मेशन देती है कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया से, एक पर्टिकुलर इमेजिनरी एरिया से कितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे डेफिनेशन में, इट इज property of electric field which represents the number of electric field lines crossing या passing a particular area कह सकते हैं कि जो फ्लक्स जो क्वांटिटी होती है वो प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ फील्ड लाइंस के, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी एरिया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो यहां पे जो एरिया है, वो एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, एरिया कैसा भी हो सकता है। हमें जो प्रॉपर्टी जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ये हमें बताएगी इस एरिया से इतनी फील्ड लाइंस जो हैं निकल रही हैं। नॉट एग्जैक्टली द नंबर ऑफ फील्ड लाइंस, बट ये हम कंपेयर कर सकते हैं कि इस जगह से, इस एरिया से फील्ड लाइंस ज़्यादा है, इस एरिया से फील्ड लाइंस कम है। तो बता सकते हैं फील्ड, यदि फ्लक्स ज़्यादा है तो फील्ड लाइंस ज़्यादा पास हो रही हैं इस एरिया से, यदि फ्लक्स कम है तो फील्ड लाइंस जो हैं कम पास हो रही हैं इस पर्टिकुलर एरिया से। अब हम बात करते हैं कि मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। तो मान लीजिए आपके पास कोई एक एरिया है, किसी भी शेप का एरिया है, कैसे भी वो ओरिएंटेड है। अब इस एरिया का मैंने एक छोटा सा सेक्शन यहां पे लिया, इस एरिया का छोटे से सेक्शन का एरिया मैंने लिया ds के बराबर। ds इस छोटे से पार्ट का एरिया है, मैंने डेरिवेटिव की टर्म्स में इसको डिफाइन कर रहा हूं। और इस छोटे से एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरीके से पास होता है, इस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां से गुजरता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे रीजन में, छोटे से रीजन में, इस डायरेक्शन में है। अब आपको ये बात मालूम होनी चाहिए कि एरिया का ओरिएंटेशन इस पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एरिया किस तरीके से है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए आपके पास एक पेपर है, ठीक है। अब आपके सामने जो है एरिया इस तरीके से है। यदि मैं इस पेपर को टिल्ट कर देता हूं, तो अब एरिया का ओरिएंटेशन बदल गया है। एरिया के ओरिएंटेशन बदलने से इससे जो फील्ड लाइंस पास हो रही हैं उनकी संख्या चेंज हो जाती है। तो इसलिए हम एरिया को यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी की तरह ट्रीट करते हैं। अब उसको वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें उसके साथ और भी लफड़े होंगे। तो यहाँ पे हम बात करें एरिया की, एरिया एज वेक्टर। अब देखिए बेटा, हमारे पास जो सरफेस है वो दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं ओपन सरफेस, एक होते हैं हमारे पास क्लोज सरफेस। ओपन सरफेस का मतलब है कि एरिया जो ओपन है, दोनों तरफ जो है वो एयर है, मान लीजिए कोई शीट है, कोई भी शीट है, शीट शेप का जो एरिया है उसको ओपन एरिया कहा जाता है, ओपन एरिया। ठीक, शॉर्ट में बता रहा हूं आपको। तो मान लीजिए ये आपके पास कोई एक शीट है लाइक दिस। तो इसमें जो एरिया वेक्टर होता है वो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। मान लीजिए कि मैं इसका एरिया वेक्टर ढूंढना चाहता हूं, तो एरिया वेक्टर जो है इस प्लेन के, जिस प्लेन में ये शीट है उसके परपेंडिकुलर होगा। आप इस तरफ भी दिखा सकते हैं, नीचे की तरफ भी दिखा सकते हैं, बट ये ध्यान रखना है कि जिस प्लेन में एरिया है उस प्लेन के परपेंडिकुलर होना चाहिए एरिया वेक्टर। ऊपर या नीचे किसी भी तरफ हो सकता है। सर यदि शेप टेढ़ा हो, तो ऐसा हो कि पेपर दो जगह से मुड़ा हुआ है,
तो उसके अलग अलग पार्ट के लिए अलग अलग एरिया वेक्टर होगा। ठीक, अब एक होता है क्लोज्ड सरफेस। क्लोज्ड सरफेस, यदि हमारा सरफेस जो है वो एक क्लोज्ड शेप फॉर्म कर रहा है, जैसे मान लीजिए शीट को मैं ऐसे गोल घुमा के इसकी एक बॉल बना देता हूं, स्फीयर बना देता हूं, तो वो एरिया जो कहलाएगा वो कहलाएगा क्लोज्ड सरफेस। उसको कह सकते हैं कि जब वो एक शेप बनाते हैं, एक बंद शेप बनाते हैं, तो इसको क्लोज सरफेस कहते हैं। और उस केस में जो एरिया वेक्टर होता है, एरिया की जो डायरेक्शन होती है वो अवे फ्रॉम द शेप होता है। परपेंडिकुलर टू द सरफेस तो रहेगा ही हमेशा, लेकिन अवे फ्रॉम द शेप होता है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास दो ऑप्शन थे कि एरिया वेक्टर ऐसे हो सकता है, एरिया वेक्टर ऐसे भी हो सकता है, वहां पे हमारे पास दो ऑप्शन नहीं मिलते हैं। मान लीजिए आपके पास एक स्फीयर है, तो इस स्फीयर का इस छोटा सा जो पार्ट है, मान लीजिए इस छोटे से पार्ट की बात कर रहा हूं, इसके लिए जो एरिया वेक्टर है वो हमेशा इस तरफ ही होगा, अंदर की तरफ नहीं हो सकता है, बाहर की तरफ रहेगा। क्लोज सरफेस में, ओपन सरफेस में किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। दोनों ही केसेस में परपेंडिकुलर होना बहुत आवश्यक है। परपेंडिकुलर होना चाहिए सरफेस के, और इसमें अंदर बाहर दोनों तरफ हो सकता है, और यहाँ पर सिर्फ बाहर होगा, अवे फ्रॉम द शेप होना चाहिए। ठीक, ये छोटी सी बात है, कॉन्सेप्ट है। अब यहाँ पे बात करें कि ये एक ओपन सरफेस है, तो कहीं भी मान लीजिए मैंने मान लिया कि इसका एरिया वेक्टर जो है इस तरफ है, ds वेक्टर इस तरफ है। इन दोनों के बीच में जो एंगल है मैंने मान लिया थीटा के बराबर है। तो इन दोनों वेक्टर्स का जो डॉट प्रोडक्ट है, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, इसको आप लिख सकते हैं E ds cos थीटा। ये जो क्वांटिटी है, इस क्वांटिटी को कहा जाता है, इट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस शेडेड एरिया। तो यहां पे हम लिख सकते हैं दिस इज द फ्लक्स डी फाई, इसका मतलब है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू स्मॉल एरिया ds, और यहां पे लिख सकते हैं कि E जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है जो यहां से पास हो रहा है। E वेक्टर क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू दैट एरिया, और ds जो है, ds का मतलब है उस छोटे से एरिया का एरिया वेक्टर। ठीक बात। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें। अब यदि सवाल है दिमाग में कि सर अब ये एरिया, छोटे से एरिया को तो निकाल दिया, अब पूरे शेप का क्या होगा, तो हम यही काम जो है हर छोटे छोटे पार्ट के लिए करेंगे। हम यहां पर एक दूसरा एरिया लेंगे ds के बराबर, ये भी ds होगा, इसका एरिया वेक्टर हो सकता है किसी और डायरेक्शन में हो, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकता है कुछ और डायरेक्शन में हो, उनके बीच में एंगल हो सकता है कुछ और हो। तो हम हर छोटे छोटे पार्ट के लिए छोटे छोटे सेक्शंस में इसको डिवाइड करेंगे। हर छोटे छोटे सेक्शन से निकलने वाला फ्लक्स जो है उसको लेकर ऐड करेंगे, और ऐड करने से जो हमें क्वांटिटी प्राप्त होगी वही जो है इस पूरे सरफेस के थ्रू जो फ्लक्स होगा वो होगा। और वो छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, फिर उनको जोड़ना, इस प्रोसेस को कहते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब जोड़ना। यदि मैं इन दोनों क्वांटिटीज को इन दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन का साइन लगा दूं तो मुझे ओवरऑल पूरे सरफेस का फ्लक्स मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा द इंटीग्रल ऑफ डी फाई, यहाँ पे मैं लिखूंगा इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, और आपको मिलता है इंटीग्रल ऑफ डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, या आप इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। तो ये डी फाई का इंटीग्रेशन जो है आपको मिल जाएगा फाई के बराबर, और ये मिल जाता है आपको इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, या इसको लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ई डी एस कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आपको मिलता है। ये एक जनरल फॉर्मूला है फ्लक्स निकालने का, कि हम एक छोटे से पार्ट के ऊपर फ्लक्स निकालते हैं, और ऐसे ही जितने भी छोटे छोटे पार्ट्स हैं उस पूरी सरफेस में, उन सब के थ्रू जो फ्लक्स है वो हम जोड़ देते हैं, और वो ओवरऑल वैल्यू मिलती है आपको इंटीग्रल ई डॉट डी एस। इंटीग्रल का मतलब समीशन ओवर द सरफेस, समीशन ओवर ऑल ओवर द सरफेस, और ई डॉट डी एस जो है एक छोटे से पार्ट का फ्लक्स है। छोटे सा पार्ट का फ्लक्स सम्ड ओवर ऑल द सरफेस, ये इस एक्सप्रेशन का मतलब है। तो ये आपको मिल जाता है इलेक्ट्रिक
इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इसमें ये एक जनरल फार्मूला है बेटा, जनरल फार्मूला है। या आप किसी भी तरीके के शेप के लिए कैसा भी वेरिएशन हो इलेक्ट्रिक फील्ड का, आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा सा मुश्किल होता है ये सब काम करना। नेक्स्ट, इसके बाद हम एक स्पेशल केस पढ़ने जा रहे हैं जिसमें ये जो फॉर्मूला है उसमें इंटीग्रेशन नहीं होगा और वो काफ़ी आसान है और काफ़ी सारे क्वेश्चंस उस स्पेशल केस से रिलेटेड आते हैं। तो स्पेशल केस क्या है? तो स्पेशल केस के लिए एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जो एरिया हम कंसीडर कर रहे हैं, जो इमेजिनरी एरिया जहां से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को निकलते हुए ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो एरिया यदि प्लेन है, यहां पे हम लिखेंगे इफ एरिया थ्रू विच इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर passing इज प्लेनर है, एक प्लेन में है, एक शीट की तरह है एरिया एक शीट की तरह है, देन तो शीट की तरह एरिया का मतलब है, आप इस पेपर को देखिए, ये आपके पास एक शीट है, राइट? तो ये शीट नुमा जो है आपका एरिया है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस तरीके के एरिया से जो है पास हो रही हैं, हम उसकी बात यहाँ पर कर रहे हैं। तो आपके पास मान लीजिए एरिया है इस तरीके से एरिया है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं मैंने मान लिया इस तरीके से हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो इस तरीके से जा रही हैं, लाइक दिस, इस तरीके से। तो मान लीजिए आपका जो एरिया है, आपका नहीं मतलब जो एरिया अज्यूम कर रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, यदि एरिया इस तरीके से है, और इस जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो E के बराबर है, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस प्लेन के नॉर्मल डायरेक्शन में निकल रही हैं। ये जो एरिया है ये प्लेनर है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे नॉर्मल टू दिस एरिया निकल रही हैं। ये एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरीके से है, प्लेन के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही हैं। तो इस केस में जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला होता है फाई इज इक्वल टू ई एस कॉस थीटा। ई एस कॉस थीटा इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस जगह पर है E के बराबर। S मतलब एरिया मैंने मान लिया S के बराबर है cos थीटा। थीटा इज द एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के साथ एंगल है एरिया का, तो एरिया वेक्टर हम जानते हैं कि परपेंडिकुलर होता है एरिया वेक्टर। ये E वेक्टर भी इस तरफ है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ cos ऑफ 0 डिग्री। तो आपको वैल्यू मिल जाती है E S cos 0 यानी E S के बराबर आपको फ्लक्स मिल जाता है। और इस सिचुएशन में मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स जो होता है वो मैक्सिमम होता है। फ्लक्स का जो मैग्नीट्यूड है वो मैक्सिमम होता है इस केस में यदि एरिया वेक्टर के पैरेलल हो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। अब मान लीजिए ये एरिया जो है वो कुछ इस तरीके से है, मैं आपको दिखा दूं कि मान लीजिए कि एरिया पहले ऐसे था और एरिया अब थोड़ा सा टिल्ट हो जाता है लाइक दिस। तो यहाँ पे मैं दिखा सकता हूँ कि सामने से देखने पर जो एरिया है वो कुछ इस तरीके से आपको नजर आने वाला है। ये रहा आपका एरिया। एरिया की कहानी बताऊं कि एरिया का ओरिएंटेशन अब चेंज हो चुका है और इसका एरिया वेक्टर जो है अभी भी इस प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा। तो ये आपका एरिया वेक्टर है, इसको एस वेक्टर कह सकते हैं, ए वेक्टर कह सकते हैं, डज नॉट मैटर एट ऑल, एस वेक्टर है ये। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अभी भी इस तरीके से जा रही हैं। मैंने मान लिया हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो ई के बराबर ही है, अलग भी हो सकती है, सेम के लिए बता रहा हूं मैं, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह है। तो मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल जो है वो थीटा के बराबर है। तो फ्लक्स की वैल्यू इस एरिया से जो पास होने वाली होगी वो होने वाली है E इंटू एस इंटू कॉस थीटा। इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए एरिया का ओरिएंटेशन कुछ ऐसे हो जाए, एरिया ऐसे हो जाए, तो ये प्लेन जो है यदि ऐसे हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि इस प्लेन सरफेस के लिए जो एरिया वेक्टर है वो ऊपर की तरफ होगा।
एरिया वेक्टर जो है ऊपर की तरफ होगा, एस वेक्टर कह सकते हैं, ए वेक्टर कह सकते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया 90 डिग्री के बराबर। तो मैं कह सकता हूं कि फ्लक्स की वैल्यू जो होगी इस वाले केस में फाई इज इक्वल टू हो जाएगी ई एस कॉस 90 के बराबर इज इक्वल टू 0। यदि मैग्नीट्यूड की बात करें तो सबसे कम मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स इस वाले ओरिएंटेशन में होता है, सबसे ज्यादा जो है वो इस वाले ओरिएंटेशन में होता है। अब ये आपको और अच्छे से विजुलाइज करना है तो मैं आपको एक एनिमेशन दिखाता हूँ, एक एनिमेशन दिखाता हूँ आपको। ये इसको जो है ये आपके सामने एक वीडियो है, ठीक है। इस वीडियो में आपको दिखाया गया है कि एक शीट जो है वो इस तरीके से ओरिएंटेड है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो हैं वो ऊपर की तरफ जा रही हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऊपर हैं और ये जो शीट है इस तरीके से रखी हुई है, इस तरीके से रखी हुई है शीट। अब इस समय यदि फ्लक्स की बात करें, इस समय जो एरिया वेक्टर है वो बेटा ऊपर की तरफ माना गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी ऊपर की तरफ है, एरिया वेक्टर भी ऊपर की तरफ है, दोनों के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री के बराबर है। एरिया वेक्टर ऊपर, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर, दोनों के बीच में एंगल जो है 0 डिग्री के बराबर है। तो मैक्सिमम फ्लक्स इस समय पास होगा और फ्लक्स की वैल्यू होगी बी ए कॉस 0 के बराबर, दैट इज इक्वल टू बी ए। और वो यहाँ पे दिखाया भी हुआ है, इस समय जो ग्रीन बार है ऊपर तक फिल्ड है, यानी कि प्लस बी ए के बराबर इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ से पास हो रहा है। अब लेकिन मैं कुछ थोड़ा सा चेंज करूंगा, थोड़ा सा यहां पे चेंज करेंगे, इस शीट को थोड़ा सा हम टिल्ट कर देते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसको थोड़ा सा टिल्ट कर दिया। अब एरिया वेक्टर जो है वो इस तरफ हो गया है, इस तरफ है एरिया वेक्टर, इस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, दोनों के बीच में कुछ ना कुछ एंगल बन चुका है, कुछ ना कुछ एंगल बन चुका है। यदि हम इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, ई डी एस कॉस थीटा की वैल्यू निकालते हैं तो थोड़ी सी कम होने वाली है, बी ए की वैल्यू से थोड़ा सा कम होगा, बिकॉज कॉस थीटा थीटा बढ़ाने पर डिक्रीज होता है, तो टोटल फ्लक्स जो है वो कम होने लगा है। एंगल थीटा से बढ़ गया, फ्लक्स थोड़ा सा कम हो गया, थीटा बढ़ा, फ्लक्स थोड़ा सा कम हो गया। अब जैसे जैसे हम इसको रोटेट करते जाते हैं फ्लक्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज होती जाती है। देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये टिल्ट होता जा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो संख्या है पास होने वाली वो डिक्रीज हो रही है और उस अकॉर्डिंगली जो फ्लक्स है वो भी डिक्रीज होता जा रहा है एंगल के बढ़ने से। अब एक ऐसी सिचुएशन आएगी, एक ऐसी सिचुएशन आएगी जब ऐसे कुछ ऐसी सिचुएशन आपको देखने को मिलेगी जब ये जो प्लेन है, ये जो प्लेन सरफेस है ये ऐसे हो चुका है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है, एरिया वेक्टर ऐसे है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरफ है, दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री है, तो मैं कह सकता हूं फ्लक्स इस समय 0 के बराबर है। मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लक्स इस समय सबसे कम है, सबसे कम है। और जैसे जैसे इसको रोटेट करते जाएंगे फ्लक्स की वैल्यू जो है वो निगेटिव होती जाएगी, फ्लक्स की वैल्यू निगेटिव होती जाएगी और ऐसे ऐसे थीटा की वैल्यू इंक्रीज करेंगे, फिर इसके बाद से फ्लक्स की वैल्यू इंक्रीज होने लगेगी और अल्टीमेटली जो है आपको फिर से वही जो है साइकिल कंप्लीट हो जाएगा, फिर से वही साइकिल स्टार्ट हो जाएगा कि फ्लक्स कम होना ज़्यादा होने वाला। ठीक, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है जो होता है इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस। फ्लक्स पॉजिटिव हो सकता है, फ्लक्स नेगेटिव हो सकता है, फ्लक्स जीरो हो सकता है। ठीक, फ्लक्स पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है, वेक्टर क्वांटिटी है ये। ठीक है, आगे चलते हैं।